गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर आपके सामने आइडेंटिफिकेशन का एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। हम लोग पहले वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन की डिफिनीशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं और आइडेंटिफिकेशन का मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या होता है या आइडेंटिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से उन बिंदुओं को अगर हम कवर कर लें, अगर हम कौन से ऐसे बिंदु को कवर कर लें कि अगर हम उनकी स्टडी कर लें या उन पर चर्चा कर लें तो हमारा आइडेंटिफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम आइडेंटिफिकेशन के कंप्लीट होने की बात करें तो हम आइडेंटिफिकेशन की चर्चा में सिर्फ बात करते हैं किसका बेटा, आइडेंटिफिकेशन की चर्चा में हम बात करते हैं रेस एंड सेक्स का। उसके साथ साथ किसकी बात करते हैं बेटा, रेस, सेक्स। उसके बाद में बात करते हैं एज का, टीथ का, स्ट्रेचर का, फिंगरप्रिंट का, एक्सटर्नल पेक्युलरिटीज का, एक्सटर्नल पेक्युलरिटीज में जैसे टैटू मार्क्स, स्कार, हेयर का, और क्या बात करते हैं पर्सनल इफेक्ट का। पर्सनल इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, जैसे क्लॉथ्स होते हैं, पॉकेट होते हैं। तो अगर हम कहीं भी अगर हम इन 10 पॉइंट को अगर कवर कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमारा आइडेंटिफिकेशन सही चल रहा है या हमारा आइडेंटिफिकेशन ठीक ठाक हो रहा है। तो आइए पहले बात करते हैं रेस एंड रिलीजन की। सर रेस एंड रिलीजन क्या है, तो बेटा रेस एंड रिलीजन कहाँ इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बेटा, एक चीज और, ये जो 8-9 पॉइंट जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ ये सब किसमें, चाहे बॉडी डेड हो या कोई लिविंग हो, दोनों में हमें देखते हैं। लेकिन अगर खाली लिविंग की लिखने को आएगा या खाली लिविंग के बारे में पूछा जाएगा तो आप हैंड राइटिंग देखेंगे, तो लिविंग ओनली के लिए क्या देखेंगे, हैंड राइटिंग वगैरह देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेस एंड रिलीजन हम इसकी बात कहाँ करेंगे, इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मास डिजास्टर। रेस एंड रिलीजन कहाँ इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ मास डिजास्टर का केस होगा, जहाँ मान लो कोई पूरी मॉब है, कोई भीड़ है, वो एक साथ क्रश हो गई या वहाँ कोई दुर्घटना हो गया, मतलब जहाँ आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हों, अगर वहाँ कोई आपदा आती है, मास डिजास्टर होता है, तो उस केस में हम रेस एंड रिलीजन को पहचानेंगे ताकि हमको कुछ पता लग सके कि ये कहाँ इंडियन है या कोई विदेशी है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू है या मुस्लिम है, लड़का है या लड़की है, ये सब चीजें। ठीक, फिर इंपॉर्टेंट केस ऑफ मास डिजास्टर व्हेन पर्सन ऑफ डिफरेंट रेसेस आर ट्रेवलिंग टुगेदर। जैसे मान लो डिफरेंट प्रकार के रेस के या डिफरेंट रेस के जो पर्सनालिटीज हैं वो सब अगर एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, जो डिफरेंट रेस के मैन हैं या वुमेन है वो सब अगर एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर वहां भी कोई घटना होती है तो उस केस में भी हम क्या रेस एंड रिलीजन को वरीयता देंगे, रेस एंड रिलीजन को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, या इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप कहाँ देख सकते हैं, रेलवे एक्सीडेंट एंड एयरक्राफ्ट या एयर क्रैशेस। मतलब क्या है कि अगर रेलवे में कोई हादसा हो गया तो उसमें भी आप क्या देखेंगे, पहले रेस एंड रिलीजन वाला पॉइंट, और कहीं एयर क्रैश हो गया तो उसमें भी रेस एंड रिलीजन। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट प्रकार के या डिफरेंट रेस के आदमी एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। अब सर रेस में हम क्या देखेंगे, रेस में बेटा हम कुछ नहीं देखेंगे, बस सिर्फ तीन पॉइंट रेस में देखेंगे। क्या, क्लॉथिंग, कॉम्प्लेक्शन और आई। सर क्लॉथिंग से हम क्या पता लगा सकते हैं बेटा, क्लॉथिंग से आप सब सिंपली ये पता लगा सकते हैं कि ईस्ट का है या वेस्ट का, मतलब अपने इंडियन का है या कोई वेस्टर्न कंट्री का है या कोई नेग्रोज कंट्री का है। ठीक है सर, और क्लास से आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है। जैसे मान लीजिए किसी की डेड बॉडी आपको कैसा मिली, कुर्ता और धोती पहन के रिसीव हुआ है, तो उस स्थिति में आप क्या कह सकते हैं, ये किसी हिंदू की बॉडी है। और अगर किसी की बॉडी हमको किस में मिलता है बेटा, किस में मिलता है, कुर्ता पैजामा, या मान लें कि पादरी जो एक अपना ड्रेस पहनते हैं, अगर उन सब चीजों में मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये मुस्लिम की, ये किसी क्रिश्चियन की बॉडी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्लॉथिंग की अगर बात करें तो क्लॉथिंग से अपन क्या पहचान लेते हैं, इंडियन और वेस्टर्न वाला। कॉम्प्लेक्शन में बेटा याद रखना कि अगर कॉम्प्लेक्शन मतलब स्किन का कलर, स्किन कलर अगर उसका ब्लैक है तो क्या होगा, नेग्रोज का होगा, नेग्रो सोसाइटी का। अगर ब्राउन है तो इंडियन सोसाइटी का होगा, और अगर फेयर है तो यूरोपियन कंट्री से होगा, मतलब इंग्लैंड वगैरह का होगा। ठीक है, समझ में आया। अब आई की बात करते हैं। अगर आई के आइरिस का कलर अगर उसका डार्क है या ब्राउन है तो क्या होगा, इंडियन होगा। आइरिस के अगर आइरिस का कलर डार्क या ब्राउन है तो क्या होगा बेटा, इंडियन होगा। और अगर डार्क ब्राउन है सर तो नेग्रोज होगा, और अगर ब्लू है या ग्रे है तो क्या होगा बेटा, यूरोपियन कंट्री का होगा, ब्रिटिश का होगा, या और कोई गोरे प्रदेशों का या गोरे देशों का होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका रेस का पॉइंट। सर रिलीजन के पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है,
बेटा रिलीजन के पॉइंट में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है, आपको कुछ 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी भी मेल की डेड बॉडी मिलती है, अब आपको पहचानना है किस रिलीजन का है, ठीक है बेटा। तो अगर उसका पेनिस अगर सर्कमसाइज्ड है, तो यानी कि उसके पेनिस से अगर सर्कमसिजन हुआ है तो मुस्लिम की डेड बॉडी है, और अगर नहीं हुआ है तो हिंदू की डेड बॉडी है। तो बात करते हैं हिंदू की। हिंदू की अगर डेड बॉडी होगी तो उसमें सर्कमसिजन एब्सेंट होगा, और नेकलेस आपका वुडन बीड मिलेगा, मतलब चंदन की लकड़ी के जो माले होते हैं या तो मिलेंगे, या मोती के माला मिलेगा, या फिर रुद्राक्ष का माला मिलेगा, कहाँ, गले पर। और पियर्सिंग ऑफ ईयर लोब होगा। सर पियर्सिंग ऑफ ईयर लोब का मुस्लिम में नहीं होगा, होगा बेटा, लेकिन उनके में मल्टीपल होगा, ठीक है। पियर्सिंग ऑफ ईयर लोब मतलब ईयर लोब पे जो कान को हम छेदते हैं। और कास्ट मार्क फोरहेड मतलब क्या है बेटा, कि उनके माथे पर या तो त्रिपुंड मिलेगा, या तिलक मिलेगा, और या फिर कोई बिंदी मिलेगी, किसके, हिंदू के, ठीक है बेटा। तो ये होगा हिंदू के रिगार्डिंग पॉइंट। अगर मान लो बेटा कोई कह रहा है कि ये मुस्लिम की डेड बॉडी है, तो मुस्लिम की डेड बॉडी में क्या होगा बेटा, मेल में सर्कमसिजन प्रेजेंट होगा, उसका पेनिस सर्कमसाइज्ड होगा, ठीक है। और बेटा ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FMT में पूछा जाने वाला, कि कार्न एंड कैलोसाइटिस ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी, मतलब घुटने के लेटरल एस्पेक्ट पे कार्न मतलब गड्ढा, या उसको कह सकते हैं बुल्था, ये पड़ जाता है। कहाँ बेटा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी पे क्या पड़ेगा, या तो पड़ेगा कार्न या कैलोसाइटिस। और बेटा ये क्यों पड़ता है, क्योंकि इबादत ऐसी करते हैं, या हम ऐसी प्रार्थना, हम मतलब मुस्लिम लोग ऐसी इबादत करते हैं, या वो अपना जो पूजा पद्धति है, वो जो अपना नमाज पढ़ते हैं, वो हमेशा घुटनों के बल पे पढ़ते हैं, कोई कोई दिन में 5 बार भी पढ़ता है। तो बेटा इसके ये उनके हैबिट में आ जाता है, तो इसीलिए वहां पे क्या विकसित हो जाता है, क्या डेवलप हो जाता है, कार्न कैलोसाइटिस। इसका सर एमसीक्यू कैसे आएगा, आएगा कार्न कैलोसाइटिस, द प्रेजेंस ऑफ कार्न कैलोसाइटिस इज द फीचर ऑफ व्हिच टाइप ऑफ डेड बॉडी। तो आप लगाएंगे किसका, मुस्लिम का होगा, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा है, ये वाला पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे किस पे बेटा, सेक्स के बारे में। अब बेटा ये सेक्स क्या है, सेक्स में बेटा बॉडी मेल की है या फीमेल की है, ये कैसे पहचानेंगे। अगर बेटा अगर टेस्टिस की प्रेजेंस हुई तो मेल, और अगर ओवरी की प्रेजेंस हुई तो फीमेल। अब आप कहोगे सर हम तो सर और बहुत से सारी चीजों से पहचान सकते हैं, बिल्कुल बेटा आप पहचान सकते हो, लेकिन बेटा मोस्ट कंफर्मेटरी कौन है, टेस्टिस का प्रेजेंट होना मेल और ओवरी का प्रेजेंट होना फीमेल, ठीक है बेटा। अब एज की बात करते हैं। सर कोई डेड बॉडी हमको मिली तो हमें कैसे पहचानेंगे किसी बच्चे की डेड बॉडी है, किसी बूढ़े की है, किसी प्रौढ़ की है, मतलब किसकी है, ये हम कैसे पहचानेंगे सर। इसके लिए अपन देखते हैं एज का एस्टिमेशन कैसे करेंगे बेटा, डेंटल इरप्शन से करेंगे। सर डेंटल इरप्शन क्या है, दांत को देख के एज का पता लगाना, डेंटल इरप्शन। ये बेटा ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद पढ़ लेना, वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप इसको पढ़ लेना। सर डेंटल इरप्शन को हम कैसे करेंगे सर, इसको कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, या इसके लिए मेथड है, एक मेथड है डिमिर्जियन मेथड, या है स्टार्क्स मेथड, या है माइल्स मेथड, या मिल्स मेथड, जो भी आप कहें। बेटा इन 3 मेथड का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों में से कोई एक मेथड का यूज करके हम डेंटल इरप्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके बाद में बेटा एज को देखना है तो किससे आप देख सकते हैं, एपिफाइजियल यूनियन से। एपिफाइजियल की प्लेट है वो आपस में यूनाइट हुई है कि नहीं यूनाइट हुई है, ठीक है बेटा, तो एपिफाइजियल यूनियन से। और क्या है, क्रेनियल सूचर क्लोजर से। क्रेनियल की जो सूचर है वो क्लोजर कितने आसानी से हुई है या कब हुई है। जैसे आपको पता है कि कुछ सूचर होते हैं जो 2 साल की एज में होते हैं क्लोज, कुछ सूचर और बाद में होते हैं। और क्या बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देख के, बस बेटा मैं ये कहना चाहूंगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में कभी कंफ्यूज मत होना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं द ऑर्गन व्हिच हेल्प इन द फैसिलिटेशन ऑफ द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, या मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है बेटा। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कि जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मार्कोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कोई बॉडी मेल है या फीमेल है। तो बॉडी बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे आप क्या बता सकते हैं, एज। सर इसमें एज का फैक्टर कहां से आया, उसमें एज का फैक्टर बेटा ऐसे आया कि मान लो बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कब होता है, अगर कोई एडोलेसेंट एज में है तो तब उसके अंदर जाकर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा, यानी उसकी उम्र 13 से 18 के बीच में है या इससे एबव है तो उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, और अगर 13 से कम है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डज नॉट प्रेजेंट, ठीक है बेटा। अब चौथा फिर क्या देखेंगे, एज रिलेटेड
डिजनरेशन चेंजेस। मतलब क्या है, मान लो बेटा कोई डेड बॉडी मिली, उसमें हमको बोन डिजनरेशन वाला मिल गया है, तो इससे मतलब आप क्या समझेंगे कि इसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि बेटा एक निश्चित उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है बॉडी में। जैसे कि फीमेल्स की बॉडी में जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है तो उस समय एस्ट्रोजन डाउन हो जाता है, उनके जो बोन होते हैं कैसे होने लगते हैं, पोरस होने लगते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये हो गया एजिलेटेड चेंजेस। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये आपका हम क्या पढ़ लिए, रेस एंड रिलीजन, सेक्स, एज। अब बात करते हैं टीथ की। सर टीथ से कैसे पहचानेंगे? तो टीथ से पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है बेटा एज का आइडेंटिफिकेशन। कैसे? अगर बेटा अगर 20 टीथ मिला है, यानी 20 टीथ अगर मिले हैं तो उसकी उम्र 2.5 से 5 साल के बीच में होगी। और अगर 24 टीथ मिले हैं तो 9 से 12 साल के बीच में होगी। अगर 25 से 28 टीथ मिले हैं तो 12 से 14 साल के बीच में उसकी एज होगी। और अगर 28 टीथ मिले हैं तो 14 से 17 साल के बीच की एज होगी। और बेटा अगर 32 टीथ मिले हैं तो 17 से 25 टीथ उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अपन क्या कहते हैं कि जो थर्ड मोलर होता है क्या होता है बेटा, विजिटम टीथ होता है, यानी वो एट द एज ऑफ 25 ईयर डेवलप होता है। ठीक है बेटा, तो अपन क्या क्या बात कर चुके हैं बेटा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में अब तक आइडेंटिफिकेशन का डिफिनीशन, आइडेंटिफिकेशन के टाइप, आइडेंटिफिकेशन का क्या चीज मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, और आइडेंटिफिकेशन में हम कौन कौन से पॉइंट को कवर कर लें तो ये आ जाएगा एज, सेक्स, रेस एंड रिलीजन, टीथ। उसके बाद में अपन क्या स्टेचर की बात करते हैं। सर ये स्टेचर क्या होता है बेटा? वो स्टेचर या स्टेचर का मतलब वो नहीं जो आप हॉस्पिटल में देखते हैं। स्टेचर क्या होता है बेटा, मतलब आप यहाँ बेसिकली हाइट से मतलब ले सकते हैं बेटा। सर क्या हाइट हमारी कांस्टेंट बनी रहती है पूरे दिन? नहीं बेटा, हमारी हाइट क्या होती है बेटा, जब हम दिन में रहते हैं, सुबह जब उठते हैं तो हमारी हाइट थोड़ी सी बड़ी रहती है, जबकि दोपहर और शाम होते होते 1 से 1.5 सेंटीमीटर कम होने लगती है। सर रीजन बताइए, रीजन कैसे हम मान लें? बेटा इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो अपनी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वर्टिब्रल कॉलम में, बेटा जब आप लेटते हैं तो डिस्क रिलैक्स होती है, और जब आप उठते हैं तो डिस्क कंप्रेस होती है। तो कंप्रेस होने के कारण आपकी हाइट 1.5 से 2 सेंटीमीटर घट जाती है। यानी सर जब हम मर जाते हैं या जब कोई बॉडी डेड पोजीशन में मिलती है तो जो उसकी डेड पोजीशन में जो हाइट आती है उसकी एक्चुअल हाइट से ज्यादा रहती है। बिल्कुल बेटा, कारण उसका क्या है, जब आदमी मर जाता है तो उसकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो तो रिलैक्स होगी ही होगी साथ में। और क्या कारण है बेटा, उसका एक कारण ये भी है कि लॉस ऑफ मसल टोनिसिटी, ऑक्सीजन कम हो गया, यानी मसल की टोनिसिटी गायब हो गई, इससे भी हाइट आपको ज्यादा मिलेगी। और दूसरा क्या है, जो बड़े बड़े आपके जो जॉइंट होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं बेटा, रिलैक्स। तो यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ द लार्ज जॉइंट एंड लॉस ऑफ मसल टोनिसिटी इज लीड टू द इंक्रीमेंट इन द हाइट ऑफ ए डेड बॉडी अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, सर ये फिंगरप्रिंट की क्या बात करते हैं बेटा। फिंगरप्रिंट ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना बेटा, ये आपके पीजी में भी पूछा जाता है। फिंगरप्रिंट को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप कार्पस डेलेक्टाई आपके एफएमटी में एक टॉपिक दिया हुआ है, आप इसको अलग से पढ़ लेना, आपके पास टाइम कम है इसलिए बेटा इस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता था। फिर एक टैटू मार्क या जो आप पर्सनल वाला बताएं बेटा, टैटू मार्क से आप कैसे किसी की डेड बॉडी को पहचानेंगे बेटा? जो टैटू मार्क होता है उसको आप देख के आप क्या पता लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी के हाथ पे या किसी के शरीर पे जो टैटू मार्क है वो हनुमान का है, बजरंग बली का है, या उस पे ओम लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी किसकी है, किसी हिंदू की है। या बेटा अगर उसके इस हाथ पे या उसके शरीर पे जो टैटू मिला है वो 786 का लिखा हुआ है, मतलब 786 लिखा हुआ है, तो यानी मुस्लिम की डेड बॉडी है। ठीक है बेटा, और अगर उस पे प्लस का निशान ऐसे मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं, क्रिश्चियन की डेड बॉडी मुझे मिली है। और बेटा और एक चीज आपके बुक में दिया हुआ है शायद, कि अगर उसके टैटू मार्क जो है उसके सॉफ्ट ऑर्गन पे अगर पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो कोई एक्ट्रेस है या कोई एक्टर है। तो बेटा इस आधार पे टैटू मार्क से भी हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। और सर पॉकेट से कैसे पता लगाएंगे बेटा? अगर पॉकेट की बात करें तो पॉकेट में लोग पैसे भी रखते हैं, उसके साथ साथ कुछ फोटो भी रखते हैं, कुछ आधार कार्ड वगैरह, मतलब कुछ अपनी आइडेंटिटी का सामान रखते हैं। तो पॉकेट देख के, या पॉकेट में अगर कुछ नहीं रखा जाता है तो किसी भगवान का या जिसको बहुत ज्यादा मानता होगा उसका फोटो रखा होगा, तो उस फोटो के आधार पे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी हिंदू की है कि मुस्लिम की है, इंडियन की है कि किसी फॉरेनर की है। ठीक है बेटा, आप इतना नोट डाउन करें। इसके बाद अपना एक और इम्पॉर्टेंट थोड़ा छोटा सा एक और इसमें फैक्टर बच जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्कार कहते हैं बेटा। ठीक है,
स्कार। अब स्कार क्या है वो हम चर्चा करेंगे, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं स्कार की। ठीक है बेटा, हो गया। तो अब आइए चर्चा करते हैं बेटा स्कार। स्कार क्या होता है बेटा? स्कार, तो बेटा स्कार जैसा कि सर नाम से ही पता है, कोई निशान होगा सर। क्या होगा बेटा? कोई निशान होगा सर। वो निशान कैसे डेवलप होगा, क्या होगा, वो हम देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले स्कार क्या है, स्कार के आधार पे हम कैसे पता लगाते हैं? बेटा स्कार को अगर हम देखेंगे तो क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू कवर्ड बाई इपिथीलियम। बेटा ये याद रखना ये पॉइंट, क्या कि विदाउट किसके बिना बेटा? विदाउट स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल एंड हेयर फॉलिकल। तो बेटा अगर हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड के बिना अगर कोई फाइब्रस टिश्यू कवर किया जाता है इपिथीलियम के द्वारा, तो आप उसे क्या कहते हैं? स्कार कहते हैं बेटा। प्रोड्यूस कब होता है बेटा? ये जब प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय द हीलिंग ऑफ वुंड। जब कोई घाव भर रहा होता है बेटा, तो उस समय क्या डेवलप हो जाता है? स्कार, मतलब निशान। ठीक है बेटा। और किस केस में से डेवलप होगा? हर प्रकार के घाव में डेवलप होगा? नहीं बेटा, ये उस प्रकार की इंजरी में डेवलप होगा फॉर्म्ड इन इंजरी जो किस लेवल पे हो? इंजरी एट लेवल ऑफ डर्मिस एंड बिलो, जो या तो डर्मिस के लेवल पे हो या बिलो हो, ठीक है, या उसके नीचे के लेवल पे हो। तो सर ये क्या हुआ? स्कार हुआ। स्कार मतलब क्या कि कोई निशान, कोई चोट का निशान या कोई क्या, तो उस आधार पे हम बता सकते हैं स्कार क्या होता है सर? फाइब्रस टिश्यू कवर्ड बाय एपिथेलियम विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेयर फॉलिकल एंड स्वेट ग्लैंड। फिर कब डेवलप होता है सर? प्रोड्यूस बाय द हीलिंग ऑफ वुंड, मतलब जब घाव भर रहा होता है उस दौरान ये डेवलप हो जाता है। फॉर्म्ड इन इंजरी एट द लेवल ऑफ डर्मिस और बिलो। ये डर्मिस के लेवल पे अगर कोई इंजरी है, उसके नीचे के लेवल पे है, तो तब ये डेवलप होता है। सर इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो बेटा आप वैसे बता देंगे। कैसे बेटा? स्कार जो होता है बेटा वो हेल्प करता है किसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी में। किसमें बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी। इसका क्या पढ़ने? मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। पहला क्या कराएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी कराएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला क्या कराएगा बेटा? बेटा ये जो स्कार का जो नेचर होता है, या जो स्कार होता है बेटा, ये हमको ये बताता है शेप ऑफ स्कार। क्या बताएगा बेटा? शेप ऑफ स्कार ये बताएगा कि ये जो चोट किया गया, जो इंजरी प्रोड्यूस्ड की गई है, वो किस प्रकार के वेपन से की गई है। यानी शेप ऑफ स्कार टेल्स अबाउट द वेपन या द वेपन which causes injury, weapon used to cause injury, ठीक है बेटा। मतलब इंजरी के लिए कौन सा वेपन यूज किया गया है, ये कौन बताएगा? स्कार का शेप बताएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में अगर हम एज ऑफ स्कार की बात करें, तो सर एज ऑफ स्कार ये हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं? तो बेटा उसके लिए भी आप क्या, अगर रेडिस है, अगर आपका स्कार अभी लाल है, तो आप क्या उससे पता लगा लेंगे अभी 5 से 6 दिन का, यानी एज ऑफ स्कार ये बताएगा कि ये जो घटना है, जो इंजरी है, कितने दिन पहले हुई है। अगर बेटा अगर ये क्या है? रेडिस है या ब्लूस है, तो कितने दिन पहले की बात है? 5 से 6 दिन। ठीक है बेटा। और अगर ये पेल हो गया है, सेंसिटिव हो गया है और सॉफ्ट हो गया है, तो कितने दिन की बात है बेटा? 2 वीक टू 8 वीक, मतलब 15 दिन से 2 महीने की बात है। और अगर ये टफ है और येलो है, तो ये कब की बात है बेटा? यानी 2 to 6 मंथ बिफोर। येलो या इसको आप ब्राउन भी कह सकते हैं, टफ येलो ब्राउन।
ठीक है बेटा। तो ये 2 से 6 महीने की बात है। और अगर वाइट है, टफ है, तो बेटा कितने दिन की बात है? ग्रेटर देन 6 मंथ। ठीक है बेटा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एज ऑफ स्कार। इससे अगर हम एज ऑफ स्कार पता लगा लेते हैं बेटा, तो हमको पता लग जाता है कि ये घटना कब की है। ठीक है बेटा। और सर और इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर? इसका इंपॉर्टेंस है बेटा एक और क्या, कि अगर स्कार का जो मार्क है बेटा, अगर वो मान लो किसी के रिस्ट पे या किसी के थ्रोट पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या आएगा सर? इसका मतलब ये होगा बेटा कि अगर किसी के रिस्ट पे या थ्रोट पे अगर स्कार प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदमी सुसाइड किया है। क्या किया है बेटा? सुसाइड। ड्यूरिंग सुसाइड ये स्कार डेवलप हो जाते हैं 95% केसों में। ठीक है बेटा। और एक आखिरी अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी के अंदर लीनियर स्कार पाया जाता है, किसी बॉडी में कैसा स्कार पाया जाता है बेटा? लीनियर स्कार। तो लीनियर स्कार में क्या सूचित करता है कि ये आदमी कहीं ना कहीं नशेड़ी टाइप का होगा, या इसको क्या ड्रग अब्यूज हो गया होगा। कैसा ड्रग अब्यूज बेटा? इंट्रावेनस इंजेक्शन से जो ड्रग लेते हैं, ये इसको उसकी लत लग गई है, तभी इसके अंदर क्या डेवलप हुआ? लीनियर स्कार, यानी आईवी इंजेक्शन फॉर ड्रग अब्यूज। समझ गए बेटा? तो इस आधार पे उसके अंदर स्कार डेवलप हुआ है। तो यानी कि बेटा इस वीडियो में हमने क्या चर्चा किया बेटा, कि हम किन किन पहलुओं को अगर कवर कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा? हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो लगभग काफी हद तक पूरा हो जाएगा। तो बेटा अब आप लोग बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।